नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिजिक्स बाय एस.एल. बेनीवाल यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं बीएससी तृतीय वर्ष की क्वांटम मैकेनिक्स, और क्वांटम मैकेनिक्स में मैं आपको करवा रहा हूँ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व मैं आपको बता चुका हूँ, और उस कर्व की जो जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो भी हमने पढ़ी। अब जो प्रॉपर्टी थी उन प्रॉपर्टीज़ की व्याख्या हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो मैंने आपको क्लासिकल थ्योरी के दो लॉ बताए, रेले-जीन्स लॉ बताया था और विन नियम बताया था, जो कि क्लासिकल थ्योरी पे बेस्ड थे। और अब हम पढ़ेंगे क्वांटम थ्योरी। थोड़ी सी मैं बात रिपीट कर देता हूँ कि रेले-जीन्स का जो विकिरण नियम था, तो वो किस बात पे था कि अप्रगामी तरंग और अप्रगामी तरंग की अवधारणा लेते हुए आपने एक अप्रगामी तरंग का समीकरण लिया। उस समीकरण से आपने नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन ज्ञात किए। नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन ज्ञात करने के बाद आपने यह बताया कि प्रत्येक मोड के संगत जो एनर्जी होती है वो केटी होती है। तो नंबर ऑफ मोड लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा जो रेंज में होते हैं, एन लैम्डा डी लैम्डा एट पाई के टी बाई लैम्डा 4, उसका मान का केटी से जब गुणा किया गया तो वो आपका स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व आया। स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व क्यों आया? क्योंकि आपने जब नंबर ऑफ मोड्स निकाले थे, वो नंबर ऑफ मोड्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्ञात किए थे, पर यूनिट वॉल्यूम ज्ञात किए। तो जो एनर्जी का टर्म है वो एनर्जी की जगह क्या आएगा? एनर्जी डेंसिटी आएगा, आपका डेंसिटी यानी। तो ये आपने निकाला था। तो नंबर ऑफ मोड्स आपने ज्ञात कर लिए थे, और मैंने ये भी बताया था कि इसको अलग फॉर्मूले में किस प्रकार से आपको कन्वर्ट करना है। तो न्यू इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा होता है, और डी न्यू इक्वल टू, अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो न्यू का डी न्यू और 1/लैम्डा का -1/लैम्डा स्क्वेयर और डी लैम्डा आ जाएगा। और ई लैम्डा और यू लैम्डा में जो संबंध है स्पेक्ट्रम में ऊर्जा घनत्व और स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता, तो वो आपको सी यू लैम्डा बाई 4 इक्वल टू ई लैम्डा। ये नियम किस प्रकार से व्याख्या करने में एस पर रहा, वो भी मैंने 2-3 कारण बताए थे। अब आती है प्लांक की क्वांटम अवधारणा या प्लांक का विकिरण नियम। अब देखिए, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर करूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थियों की कई सारी कन्फ्यूजिंग है। डी ब्रोगली, प्लांक क्या कहानी है क्या नहीं है, ये चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ 3 साइंटिस्टों के नाम बड़े ही इम्पोर्टेंट और हमें आदर के साथ लिए जाने योग्य हैं। कारण है क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स की जो शुरुआत थी वो ये 3 साइंटिस्ट महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। प्लांक, आइंस्टीन, डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग आपका, और उसके बाद आप श्रोडिंगर वगैरह ये जो आएंगे, ये अलग अलग आपके कालानुक्रम मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले इसमें प्लांक का योगदान है। प्लांक एनर्जी को क्या मानते हैं? एनर्जी को एक कण के रूप में, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ई इक्वल टू एच न्यू, ये प्लांक की अवधारणा है। ई इक्वल टू एच न्यू यानी जो प्रकाश है वो बंडल के रूप में, यानी फोटोन के रूप में, और फोटोन के रूप में होता है। और फोटोन की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? एच न्यू, यानी सतत नहीं होता, डिस्क्रिएट होता है, कंटिन्यूस नहीं होता है। और क्लासिकल मैकेनिक्स इसको क्या मानते हुए चलती है? सतत मानते हुए चलती है। और आइंस्टीन की जो रिलेटिविटी थ्योरी है वो ये देख कर जाती है कि ई इक्वल टू क्या होता है? mc² होता है। ये सबको पता है, सब बुकों पे लिखा होता है, ये चीज़ें आप देखते रहते हैं। और फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा था रिलेटिविटी थ्योरी, ई इक्वल टू mc²। तो यहाँ पे मास है और एनर्जी का रिलेशन है, मास एंड एनर्जी का रिलेशन है। यहाँ एनर्जी और किसका रिलेशन है? आपके न्यू का रिलेशन है। तो यहाँ पे अगर इन दोनों को देखें, गौर से देखें, यहाँ फोटोन बताया गया है। प्रकाश है वो बंडलों के रूप में, और उस बंडल की एनर्जी होती है वो एच न्यू के पूर्ण मल्टीपल में होती है, क्वांटा के रूप में होती है एच न्यू के। तो एच न्यू, तो अगर आप देखें गौर से, तो एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल टू mc²। ओके, mc²। अब देखिए, यहाँ से C कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है? संवेग। तो P इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया आपके पास? P इक्वल टू h/λ। ये चीज़ किससे आई है? गौर करने वाली बात है। ये चीज़ आई है प्लांक और आइंस्टीन से। गौर करने वाली बात है यहाँ पे कि प्लांक और
आइंस्टीन की दोनों थ्योरियों से संयुक्त रूप से आपने ये कहा है कि प्रकाश है, प्रकाश का भी क्या होता है, संवेग होता है। गौर करें यहाँ पे, प्रकाश का क्या होता है, संवेग होता है। और संवेग किसकी प्रॉपर्टी होती है, मासिव पार्टिकल की होती है। और वेव जो नेचर होती है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वेवलेंथ होती है। यानी वेव को अगर डिफाइन कर रहे हैं इसका मतलब वहाँ लैम्डा जरूर मौजूद होगा। और अगर किसी कण की गति को डिफाइन कर रहे हैं तो क्या चीज़ रिप्रेजेंट होगी, मोमेंटा जरूर रिप्रेजेंट होगा। कोई भी पार्टिकल है, ये पार्टिकल है। अब पहले ये नहीं सोचा गया था, क्लासिकल मैकेनिक्स में कभी ये नहीं सोचा गया कि ये वेव हैं, इस वेव का भी मास होता है, इस वेव का मास होता है। परंतु ये जो अवधारणा थी E=H², उसने ये पूरी बात ही पलट दी कि भी जो प्रकाश होता है वो एक तरंग होती है, और तरंग के साथ वो कण रूप में भी व्यवहार कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि उसका क्या जस्टिफाई हो गया, मोमेंटा जस्टिफाई हो गया P। अब कई विद्यार्थी यहाँ कन्फ्यूज ये रहते हैं कि डी ब्रोगली की जो अवधारणा है वो यही अवधारणा है। नहीं जी, ये अवधारणा नहीं है डी ब्रोगली। डी ब्रोगली क्या कहता है, यहाँ पे ये सिद्ध हुआ कि जो एनर्जी है वो क्वांटा के रूप में है। और क्वांटा के रूप में प्रूव करने के लिए यहाँ ये बताया गया है कि एनर्जी का भी क्या है, एनर्जी तरंग है और तरंग का मूवमेंट है। यानी एनर्जी तरंग, तरंग से क्या आ गई, कण। तो यहाँ से आइंस्टीन और प्लांक के अनुसार तरंग की कणीय प्रकृति। अब जो डी ब्रोगली की नेचर वो ये कहता है कि लाइक एच, यानी जिस प्रकार से प्रकाश एक कण के रूप में व्यवहार कर सकता है, तो उसी प्रकार कोई भी मासी पार्टिकल है वो किस रूप में व्यवहार करना चाहिए, तरंग रूप में भी व्यवहार करना चाहिए। तो उसने जो P क्या दिया, H/λ, जो फॉर्मूला दिया वो किसी कण से संबंधित दिया। तो यहाँ पे λ क्या आएगा, mv, उस पार्टिकल का मास और उस पार्टिकल की वेलोसिटी। और वो किससे संबंधित है, λ सेम है mc। ये किससे संबंधित है, ये फोटोन से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, फोटोन से संबंधित ये बात है। तो तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, गौर करने वाली बात है। तो थोड़ी सी रिपीट की। अब अपने प्लांक के विकिरण नियम पे आते हैं। प्लांक क्या कहता है, मैंने वैसे तो बता दिया आपको, किस पे बेस्ड है, क्वांटम। क्या कहता है, जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है वो विद्युत चुंबकीय दोलकों से होता है। ये जो प्रक्रिया है ये सतत नहीं होकर क्या होती है, विभक्त होती है। यानी कंटिन्यूस नहीं होकर डिस्क्रिएट, ठीक है, डिस्क्रिएट ये आपका प्रोसेस है। और विद्युत चुंबकीय दोलन ही है ये। किस प्रकार के, विद्युत चुंबकीय दोलकों की जो एनर्जी है वो एक निश्चित गुणज के बराबर होती है। निश्चित गुणज को क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। और फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, h²। कितनी होती है किसी भी फोटोन की एनर्जी, h² होती है। तो फोटोन एनर्जी का क्या हुआ, क्वांटा। फोटोन एनर्जी का क्या हुआ, क्वांटा। और अगर आपके जैसे आप चार्ज का क्वांटा क्या लेते हैं, ई लेते हैं, यानी मल्टीपल करते हैं ई का। इसी प्रकार अगर प्रकाश का क्वांटा या एनर्जी का क्वांटा h² है, तो अगर आप किसी भी बॉडी पे अगर चार्ज निकालेंगे तो Ne, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यानी Ne का पूर्ण मल्टीपल होगा आपका, न कम न ज़्यादा। इसी प्रकार एनर्जी होगी वो NH² आपकी एनर्जी होगी। तो किसी फोटोन दोलक की जो एनर्जी होती है वो एक निश्चित गुणज, और उस गुणज को क्या बोलते हैं, फोटोन कहते हैं। तो जिसकी ऊर्जा क्या होती है, h²। तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, अब फोटोन की एनर्जी आएगी। प्लांक दोलकों की एनर्जी, आपने पहले जो दोलक थे उन दोलकों की जो मेन एनर्जी थी वो क्या मानी थी, क्लासिकल थ्योरी के अनुसार kT मानी थी। अब ये कहता है प्लांक दोलक कहेंगे, यहाँ पे होती विद्युत चुंबकीय दोलक ही हैं। और यहाँ पे जो टोटल दोलन है वो सेम डेरिवेशन है, n λ 8π/kT d λ/λ4। तो दोलक तो उतने हैं जितने पहले आपने डेरिवेशन में ज्ञात किए, परंतु जो मेन एनर्जी है वो kT नहीं है। यानी यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के अनुसार मैक्सवेल जो आपका बोल्ट्जमान जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये कहता है कि प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम में, एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम में आपकी जो एनर्जी होती है वो हाफ kT होती है। वो लागू नहीं होगा यहाँ पे। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, बेसिकली हमें निकालना पड़ेगा प्लांक दोलकों की माध्य एनर्जी। और एक दोलक की संगत एनर्जी कितनी है, NH² है।
तो यहाँ पे कौन सी स्टैटिस्टिक का पालन करेंगे उसके अनुसार कहेंगे प्लांक दोलकों की माध्य ऊर्जा की गणना हमारे लिए महत्वपूर्ण काम है। वहाँ पे आपने डायरेक्ट सहारा लिया था केटी, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब देखें माध्य प्लांक ने क्या किया, प्लांक ने दोलकों की माध्य ऊर्जा ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी का सहारा लिया है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी का सहारा लिए और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी आप सेकेंड ईयर में पढ़ के आए हैं कि दोलकों की जो संख्या होती है वो एक्सपोनेंशियल एनर्जी -En/kT के समानुपाती होती है। ये बात आपको पता है। प्लांक दोलकों की जो संख्या होती है वो इस प्रकार से इस टर्म्स में। तो मेन एनर्जी कैसे निकालेंगे, कुल ऊर्जा कितनी है और कुल दोलकों की संख्या कितनी है। तो कुल एनर्जी EN के संगत NH होती है। तो अगर आप देखें NH अगर आप इसका मल्टीप्लाई कर दें और टोटल निकालने हैं आपको, तो इसमें क्या कर दें सिग्मा, क्योंकि प्रत्येक की जोड़नी पड़ेगी, प्रत्येक की जोड़ेंगे तो आपका मल्टीप्लाई हो जाए। तो EN ऊपर मैंने क्या किया EN और AEXP यानी छोटे शब्दों में मैं लिखता हूँ इसको दोबारा से, आपको यहाँ लिखूँगा तो आपको पता, यहाँ एनर्जी मेन एनर्जी निकालने तो यहाँ कुल दोलक यानी कुल दोलक टोटल, और यहाँ पे आपके NN और यहाँ पे EN यानी के संगत एनर्जी आपकी EN है तो NH हो जाएगी और NN आपके दोलकों की संख्या और टोटल आपके 1 से लेके जितने भी इन्फिनिटी तक हैं उतना आप क्या कर लीजिए ऐड कर लीजिए। मैंने EN का मान यहाँ पे पुट कर दिया। क्या किया है EN का मान यहाँ पे पुट किया है। अगले स्टेप में EN का मान पुट करके H पे सिग्मा का कोई असर नहीं होगा क्योंकि H आपका बाहर चला जाएगा, क्योंकि सिग्मा जोड़ किसके लिए होगा N के लिए होगा। H/kT को मैंने X कह दिया, H/kT को मैंने क्या कह दिया X कह दिया, और H को मैं बाहर ले गया तो अंदर आपके पास बचा सिग्मा N एक्सपोनेंशियल ऑफ -NX और नीचे समीशन ऑफ एक्सपोनेंशियल -NX। अब मैं N की वैल्यू लगा रहा हूँ 1 2 3 करके, तो ऊपर जो आया वो आया 1e⁻⁻x प्लस 2e⁻⁻2x 3e⁻⁻3x, और नीचे जो राशि आई है वो 1 प्लस e⁻⁻x प्लस e⁻⁻2x प्लस e⁻⁻3x। यहाँ पे देखिए, आगे देखिए H मेरा बाहर। अब अगर गौर से देखें तो ये जो ट्रम है ऊपर वाली ट्रम है, इस ट्रम का मैं क्या करूँ, अगर मैं कर दूँ अवकलन कर दूँ, क्या करूँ अवकलन करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए d/dx e⁻⁻x e⁻⁻2x, तो 2 आपका मल्टीपल में आता जाएगा, सेम आपका रिजल्ट आ रहा है। और नीचे वाले का जोड़ मैंने कर दिया डायरेक्टली कैसे किया ये देखिए। अगर आपको अनंत पदों की श्रेणी है, प्रथम पद कितना है 1 है और r का मान कितना है e⁻⁻x है। अनंत पदों की श्रेणी में a और 1 माइनस क्या होता है r, फॉर्मूला Sn का जो फॉर्मूला होता है ये होता है। तो a का मान मैंने 1 लगाया और r का मान मैंने e⁻⁻x लगा दिया। यानी अब आप सोचेंगे r का मान कैसे निकाला, तो r का मान देखिए सेकंड पद है -2x और प्रथम पद को मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है e⁻⁻x। ओके, तो ये चीज़ है। और तो नीचे का पद है वो तो डायरेक्टली हो गया। ऊपर के पद को अगर हल करके देखें तो आपका माइनस का साइन देके जाएगा, तो मैंने बाहर भी क्या लगा दिया माइनस का साइन लगा दिया, सेम रह गया। अब जो अंदर जो पद है वो भी अनंत पदों की श्रेणी है, तो जैसे आपने नीचे वाला जो डेरिवेशन किया था सेम यही मान यहाँ पे आ जाएगा, परंतु यहाँ पे प्रथम पद e⁻⁻x आएगा तो ये हो जाएगा 1 - e⁻⁻x इसका। अब इसका क्या कर देंगे डिफ्रेंशिएशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो जो भी आपका आंसर आएगा तो देखिए क्या आएगा -h बाहर है d/dx e⁻⁻x बाई 1 - e⁻⁻x। यहाँ मैंने e⁻⁻x का क्या किया भाग लगाया तो ऊपर e⁻x बन गया, पहले पद में e⁻⁻x-1, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी e⁻⁻x का भाग लगाने पे d/dx 1/e⁻। अब जो डिफ्रेंशिएशन किया है तो नीचे वाले टर्म का क्या किया वर्ग, जो भी टर्म थी उसका वर्ग कर दिया, और ऊपर वाले का अवकलन जो भी फॉर्मूला है आपके जो करते हैं d/dx का करें, अगर 1/x है या जो भी है या e⁻x
एक्स है, तो आप करते हैं नीचे का क्या करें, वर्ग करें, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का क्या करें, डिफ्रेंशिएशन, और नेगेटिव ऑफ ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का अवकलन, तो 1। तो इस प्रकार से ही यहाँ किया गया है, इस प्रकार से यहाँ किया गया है अवकलन जो है नॉर्मल सा अवकलन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट आया एच न्यू ई की पावर एक्स माइनस 1 और ई की पावर एक्स लिखा है, तो एक्स जो माना था शुरू में एच न्यू अपॉन आपने क्या माना था, के टी माना था, तो ये वैल्यू यहाँ पे रखी, तो मीन एनर्जी थी वो ये आ गई। अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि क्लासिकल थ्योरी के अनुसार मीन एनर्जी क्या थी, दोलकों की के टी थी, और यहाँ क्या बस इतना अंतर है, इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। प्लांक दोलकों की जो मीन एनर्जी है वो एच न्यू बाई ई की पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1 है। प्लांक दोलकों की जो मीन एनर्जी है वो आई, अगर रेले जीन्स के नियम का सहारा लें आप कि प्लांक दोलकों की संख्या है वो कितनी है, एन न्यू डी न्यू इक्वल टू 8 पाई न्यू स्क्वायर सी क्यूब और क्या है डी न्यू। यहाँ पे जो लैम्डा है वो न्यू के पदों में बदल दिया, तो न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा होता है, और तो डी न्यू किसके तुल्य होता है, माइनस सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर और डी लैम्डा। तो लैम्डा को कन्वर्ट कर दिया और डी लैम्डा को कन्वर्ट कर दिया, तो मेरे पास एन न्यू डी न्यू का फॉर्मूला था वो आ गया। ओके, और इसमें किसका मान रख दिया, जो प्लांक दोलकों की संख्या है यू न्यू ड्यू न्यू, तो वो जो मान आया यू न्यू ड्यू न्यू का मान जो आएगा वो आएगा एन न्यू डी न्यू और मल्टीप्लाई बाई जो प्लांक दोलकों की संख्या है वो एच न्यू बाई एक्सपोनेंशियल ऑफ एच न्यू बाई के टी माइनस 1, इसका मल्टीप्लाई कर दिया। और वहाँ किसका मल्टीप्लाई था, केवल प्लांक थ्योरी में ये चीज़ एक नई है, और वहाँ जो मल्टीप्लाई था वो के टी का मल्टीप्लाई था। ओके, अब ये जो प्लांक दोलकों की मीन एनर्जी का जो फॉर्मूला है ये संपूर्ण वक्र की व्याख्या करता है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान भी रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल भी इस पे पूछ लिया जाता है, और आगे के जो अलग अलग आप रेले जीन्स का नियम, स्टीफन का नियम, विन के नियम, टोटल नियमों की व्युत्पत्ति आपको इस नियम से ही करनी है, तो वो मैं आपको अगले वीडियो में कराऊँगा। यहाँ पर अभी तक आपने जो पढ़ा है 3 मुख्य पॉइंट आपने अभी तक इस चैप्टर में पढ़ लिए। एक तो ब्लैक बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन, ब्लैक बॉडी क्या है एंड ब्लैक बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या है। सेकंड आपने पढ़ा इसकी व्याख्या, जो बड़ा पॉइंट था वो रेले का नियम, ठीक है, रेले एंड जीन्स का नियम। एंड थर्ड जो आपने पढ़ा वो प्लांक, ठीक है। और अब प्लांक के नियम से रेले जीन्स के नियम की व्युत्पत्ति, विन के नियम की व्युत्पत्ति, एंड जो विन का विस्थापन नियम है उसकी उत्पत्ति, स्टीफन बोल्ट्जमैन के नियम की उत्पत्ति, और उसके अलावा टोटल जो आपकी एनर्जी है जो आपने टी की घात 5 के प्रोपोर्शनल बताई थी वो भी, और अलग अलग कांस्टेंट है जैसे बी आया था विन के विस्थापन नियम में, और सिग्मा आता है आपके स्टीफन के नियम में, तो ये सब आप इस प्लांक के नियम से कैलकुलेट करेंगे, और इसी के साथ ये ब्लैक बॉडी जो फिनोमिना है वो आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आज के लिए इतना है, और अगले वीडियो में हम देखते हैं रिलीजन्स व विन और स्टीफन के नियमों की व्युत्पत्ति बाई प्लांक्स लॉ। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।